डाउट डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स के, फिर हम लोग आएंगे बुकलेट पे। बोलिए असाइनमेंट नंबर 7 में कौन कौन से डाउट्स हैं? असाइनमेंट नंबर 7 के डाउट्स बता दीजिए मुझे। పిల్లలకి సెలవులేనా ఇప్పుడు? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। The question number 3. सॉरी बेटा, Sir, question 3. क्वेश्चन नंबर 3 सर 10th और कौन सा? 10th 10 और Sir, 12th. 12 और 3, 10, 12 और First. सॉरी First वाला sir. फर्स्ट वाले पेपर का चलिए फर्स्ट और Sir, 11th. 15 11 और कुछ? sir 15 और कुछ? sir 15 जोर से बोलो। sir 15 15 Sir, 13. 13 और 15 सर 4th फोर्थ भी बता दीजिए। अब तो हो गया सब, टोटल 15 क्वेश्चन ही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 में से 8 आपने मेरे से पूछ लिया। चलो कोई नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, a ball rolls off the top of a stairway with horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and w meter wide, then the ball will just hit the edge of nth step if. तो कहानी कुछ ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। कहानी कुछ ऐसी है कि ये सीढ़ियां हैं, तो ऐसा स्टेप्स है, हर स्टेप की हाइट है h और हर स्टेप का विड्थ है w। एक बॉल यहाँ से u स्पीड से ऐसे निकला, तो ये यहाँ जाके किसी को हिट करेगा, तो क्वेश्चन में लिखा है ये nth स्टेप को जस्ट हिट करता है, तो nth स्टेप को जस्ट हिट करता है, तो ये W ऐसा और फिर ये W। तो अगर ये हमारा nth स्टेप है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? और ये टोटल वर्टिकल हाइट कितनी होगी? कुछ बताइए। NW Sir, WN और HN. ये आपका n इंटू W होगा ऐसा, Sir. ये आपका n इंटू h होगा ऐसा बोला आपने। Yes, sir. सब लोग अग्री करते हो इस बात को? ठीक है, तो हम लोगों को क्या ढूंढना है? n की वैल्यू ढूंढनी है। तो बस ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है जिसकी हाइट nh और रेंज nw है। तो सबसे पहले y डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो n into h is equal to half
जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू मिल जाएगी 2NH/g का अंडर रूट, ऐसा मिलेगा। इस टाइम में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया इस टाइम में, उसकी वैल्यू u into t के बराबर होनी चाहिए। मतलब n into w is equal to u into under root 2NH/g। हम लोगों को n ढूंढना है, तो क्या करते हैं, दोनों ओर होल स्क्वायर कर देते हैं। दोनों ओर होल स्क्वायर कर देंगे तो ये टर्म हमारा हो जाएगा n स्क्वायर w स्क्वायर is equal to u square into 2 into n into h upon g। ये n कैंसिल हुआ, n की वैल्यू मुझे मिल गई 2u square h upon w square g। ऐसा कुछ आंसर है? हाँ Yes, सर। sir. जिसने पूछा था बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कुछ आंसर मिला? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इरेज करो। Yes, sir. सर वो टॉप वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? देखो नोटबुक में देखो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस 1 शायद 1 2 3 में से कोई एक होगा, 1 था। और वो भी फॉर्मूला कहाँ है, y में डिस्प्लेसमेंट है, y में इनिशियल वेलोसिटी 0, y में एक्सेलरेशन -g। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं किया है? y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हाँ तो समझ गया s इज इक्वल टू ut ऑफ एट स्क्वायर लगाया होता है। वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. If it is possible to project a particle with a given velocity in two possible ways so as to make it pass through a point at a distance r from point of projection, the product of time taken to reach this point in two possible ways are proportional to। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ही स्पीड से दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, जिसके लिए रेंज की वैल्यू सेम होती है। पढ़ चुके हैं? तो ये रेंज दिया हुआ है स्मॉल r,
है ना। तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो दूसरे का जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। होगा, बोलो। हाँ सर। तो हम लोगों को इन दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t1, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट t2। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाय g। तो t1 हो गया 2u sin थीटा बाय g और t2 हमारा हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाय g। होगा ऐसा, दैट इज 2u cos थीटा बाय g। इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें। t2 अगर करोगे तो तुम्हें मिलेगा 4u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा अपॉन g स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g होता है। आया ना। बोलो। Yes, sir. u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g होता है। तो इसमें का u स्क्वायर sin 2 थीटा और इन दोनों में से एक g को बाहर ले लिया तो ये हो गया 2 टाइम्स रेंज अपॉन g। तो यहाँ से समझ में आया कि t1 into t2 is proportional to r। ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. इरेज करूं। जिसने पूछा था लिख लिया। इरेज करूं। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। A particle having mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed 98 meter per second at an angle 60 degree. The magnitude of change in momentum of the particle after 10 seconds. तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ऐसा लिख सकते हैं। टाइम t के बाद अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा और y कंपोनेंट वाला हो जाएगा u sin थीटा माइनस dt j कैप। ये सिखाया था। बोलो।
ये Yes, sir. सिखाया था। Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा होगा? बोलिए। तो मास m, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u sin थीटा माइनस gt माइनस u sin थीटा होगा। तो ये केवल माइनस जी टी जे कैप ऐसा बचेगा। बोलिए। तो माइनस एम जी इंटू टी जे कैप। मास कितना है बोलिए? 0.5 kg. 0.5 kg। तो 0.5 जी 10। टाइम कितना है? 10 seconds. टाइम भी 10 सेकेंड। तो ये भी 10। तो ये कितना हो गया? माइनस 50 केजी मीटर पर सेकेंड ऐसा हो गया। तो जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो 49 आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये होगा आंसर। मैच किया आंसर? आंसर मैच किया कि नहीं? नहीं तो ये गलती हो सकती है इसमें, इसलिए पूछ रहा हूँ। गलती नहीं बोलेंगे इसको, एक और तरीका हो सकता है इसके लिए। इसलिए बताओ आंसर मैच किया कि नहीं? Yes, sir. मैच किया। चलो एक चीज देखो, इसको वन लाइन में भी बता सकते थे। सब लोग सुनना मेरी बात। सेकेंड मेथड मैं कुछ नहीं लिखता, ओरली आप कर सकते हो। सुनो ध्यान से, सब ध्यान से सुनेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? बोलो। बोलो बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। Yes, sir. Yes. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा। फोर्स इज रेट Yes, ऑफ sir. चेंज इन मोमेंटम, Yes. मतलब F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा P इज फोर्स इनटू T। इस पूरे प्रोसेस में फोर्स केवल mg है, तो mg इंटू टी। आंसर सीधा सीधा, कुछ नहीं करते इतना। समझा कि नहीं? Yes, sir. पक्का? जी सर. वेरी गुड देन। तो ये मेथड से न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। So this change in momentum is F into T। F कितना है? mg। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। F किधर लग रहा है? नीचे माइनस जे कैप में, तो जे कैप में माइनस साइन, यहाँ से सीधे लिख सकते थे माइनस 50 केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? समझ आया सबको? देखो जस्ट मुझे अभी याद आया, अब तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके होंगे। Yes, sir. तो देखो क्लास में क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाता है, याद है? Yes, sir. मैंने कहा होगा जगह छोड़ के रखो, दूसरा मेथड बताऊंगा। हाँ सर. तो जरा सा नोटबुक का वो वाला पेज निकालो सब लोग।
आते हैं, डाउट पे आते हैं, बट यहीं से मुझे याद आया उसको सिखा दो तो सिखा देता हूँ। नोटबुक में वो वाला पेज, इसको इरेज कर दो बेटा। नहीं सर, एक फोर्थ वन मिनट को इरेज कर दो। सर, 1 मिनट। फोर्थ का दोनों मेथड लिख लो, फिर उस क्वेश्चन का। जी सर। नोटबुक में वो वाला पेज निकाला जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्लास में दिया था, वो वाला पेज निकाला। सबके सामने है, हां या ना, कुछ तो बोल। यस सर। यस सर। तो उसी में मेथड 2 देखो, उसमें पूछा था कि कब वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है। याद आया क्वेश्चन? हाँ सर। कुछ ऐसा डायग्राम मैंने बनाया रहा होगा, जरूरत नहीं है अभी जैसा आपको याद दिलाने। ऐसा कुछ याद है? तो अब देखो, v जब u के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। यस सर। पढ़ चुके हो? यस सर। तो हम लिख सकते हैं if u is perpendicular to v then u dot v equal to 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट्स को केवल मल्टीप्लाई करते हैं। तो u cos थीटा into u cos थीटा, that is u square cos square theta, u sin theta into u sin theta minus gt, that is u square sin square theta minus u sin theta into g into t, this is equal to 0 होगा। यस। Sin square plus cos square is 1, so u square is equal to u into sin theta into g into t, तो u कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई u अपॉन g sin थीटा। आया समझ में? हाँ सर। उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मेथड 2 लिख लो। अच्छा, उसी क्वेश्चन का एक मेथड 3 भी बताता हूँ। अब तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हो, तो मेथड 3 जिससे कि ओरली कर लोगे।
इरेज करूं? Yes, sir. एक और तरीका देखो, इसी का थर्ड मेथड। अब अगर रेजोल्यूशन और वेक्टर तुम लोग पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाते हो, तो देखो एक और तरीका बताता हूँ। ये है इनिशियल वेलोसिटी और कहीं ये डायरेक्शन है फाइनल वेलोसिटी जब ये 0 हो जाए। तो देखो, और ये एंगल है थीटा। अब हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इसके बदले इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना? बोलिए। यस सर। तो अगर हम इस g के कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दे, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा, तो g का कंपोनेंट इधर की ओर हो गया g cos थीटा और g का कंपोनेंट इधर की ओर हो गया g sin थीटा। तो जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब ये वाला लाइन, जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अगर हम इसी में बात करें तो u is u, v is 0 and a is minus g sin theta, तो v equal to u plus at, तो 0 is equal to u minus g sin theta into t, तो t का आंसर u upon g sin theta। आया समझ में किसी को कैसे किया मैंने? जी। पक्का? अगर कोई वेक्टर है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, तो v वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द ब्लैक डॉटेड लाइन 0 ही होगा। जी सर। तो उस डॉटेड लाइन में इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 0 है और एक्सीलरेशन देखो g sin थीटा u के अपोजिट है, तो एक्सीलरेशन इज माइनस g sin थीटा। ऐसे भी सोच सकते थे उसको। सबको समझ आया? जी सर। आगे बढ़े? हाँ बोलिए। सर v को 0 क्यों लिया? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी किधर है? उस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। यस सर। तो उस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, तो किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। यस सर। तो इसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में 0 होगा, इसलिए भी 0 लिया। सर सर वो आपने उस दिन ओलंपियाड ग्रुप में एक क्वेश्चन कराया था ना, फिर आपने बोला था आप उसको सेंड करोगे, पर आपने उसको सेंड किया ही नहीं। क्या?
सर वो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स हैं जो इक्वल एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस से, जिसका आंसर नहीं आ रहा था। कौन सा? A vector and a vector and vector b are unit vectors making equal angle with x-axis at point A, वो वाला। अच्छा ठीक है, क्लास में पूछना, उससे मैं फिर याद आएगा, देखते हैं। जी सर। आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. A boy aims a gun at a bird from a point at a horizontal distance 100 meter. If the gun can impart a velocity 500 meter per second to the bullet, at what height above the bird must he aim his gun in order to hit? इसमें क्या है? ऐसे समझो, ये बर्ड है, तो अगर मैं यहाँ एम करूंगा तो इसके नीचे जाऊंगा, तो पूछा है कि कहाँ एम करें हम लोग, इसके ऊपर कहीं एम करेंगे तब जाके इसको हिट करेंगे ना, आया समझ में? तो किस पॉइंट को एम करें? मान लो बी डैश को एम किया, तो बी डैश को एम किया तब जाके बी को हिट कर पाएगा ना। तो ये एंगल थीटा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? मीटर 100 मीटर। और स्पीड कितनी है? 500 meters per second 500 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है इससे कितने हाइट ऊपर हिट करें, ये वाला एच पूछा है शायद। क्या पूछा है देखिए, एट व्हाट हाइट अबव द बर्ड मस्ट ही एम हिज गन इन ऑर्डर टू हिट, तो ये वाला हाइट पूछा है आपसे। क्वेश्चन समझ आया क्या पूछा है? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे सोचते हैं कि ये u है, ये थीटा है, ये 100 है, तो ये मेरा हो गया 500 cos थीटा, और टाइम लग गया t, तो 500 cos थीटा इंटू t इज इक्वल टू 100, होगा ऐसा? yes sir तो यहाँ से टाइम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1/5 cos थीटा। इतने ही टाइम में y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इतना होना चाहिए। तो इस हाइट को मान लो मैं कुछ लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, है ना। तो y इज इक्वल टू 500 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ऐसा होगा।
तो t का ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, या दूसरा तरीका अगर सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद है तो वो भी कर सकते हैं। चलो tan थीटा p पर भी कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर t का। तो t का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो गया 500 into sin theta into 1/5 cos theta minus half into g into t square, that is 1/25 cos square theta, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 100 tan थीटा, इसको कर दो 5, 2 से ये हो गया 5 और 5 से 5 जाए, तो 1/5 sec square, that is 1 plus tan square theta, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज y, लिख सकते हैं। Yes. तो tan थीटा को हम यहाँ पर y plus h/100 लिख सकते हैं। tan थीटा को हम लोग y plus h/100 लिख सकते हैं। Yes, sir. p by b। Yes, sir. तो tan थीटा को y plus h/100 लिखेंगे, तो एक बार देखते हैं क्या हमारा y एलिमिनेट होके h मिल पा रहा है क्या। y plus h/100 लिखेंगे तो यहाँ से एक y जाएगा, मुझे लगता है एक y बच जाएगा। मुझे लगता है एक y बच जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? नंबर 10। जी sir, 10. 502 at what height above the bird must he aim his gun in order to hit it? जी 10 लेना है और वो 100 मीटर, इतना ही इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए। देख लेते हैं वैसे। चलो tan थीटा की जगह इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू y plus h/100 होगी, पुट कर दीजिए। तो y is equal to 100 into y plus h/100 minus 1/5 into 1 plus tan square theta, that is y plus h का whole square upon 100 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये 100 गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया y is equal to y plus h minus 1/5 minus y plus h का होल स्क्वायर अपॉन 5 into 100 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो ये y गया, तो यहाँ से मुझे मिला h is equal to 1/5 plus y plus h का होल स्क्वायर अपॉन 5 into 100 का स्क्वायर। आंसर 20 सेंटीमीटर है क्या? एक बार चेक करो तो आंसर 20 सेंटीमीटर है क्या? Yes, हाँ sir. सर। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको। दिमाग ये लगाना है कि ये जो टर्म है यहाँ पर देखो 100 स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा, है ना। 100 स्क्वायर मतलब 10,000 हो गया और 5 into 10,000 50,000 हो गया। तो ये वाला टर्म जो है ना वो ऑलमोस्ट छोटा होगा। तो h की वैल्यू 1/5 मीटर, तो 1/5 मीटर का मतलब है 20 सेंटीमीटर। आया समझ में? लुकिंग एट द ऑप्शन, ऑप्शन को अगर देखोगे तो सब सेंटीमीटर वाले ऑप्शन है, मतलब डेफिनेटली वैल्यू छोटी है। वहां से मुझे ये बात क्लिक किया। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़े, इरेज करो इसका, सबने लिख लिया। Yes, sir. नेक्स्ट 11th, question number 11. 2 seconds after projection, a projectile is traveling in a direction inclined at 30 degree to the horizontal. After 1 more second, it is traveling horizontally. 2 seconds after projection of a projectile. 2 seconds after projection, a projectile is traveling in a direction 30 degree to the horizontal. After 1 more second, it is traveling horizontally. The magnitude and direction of velocity are. सिंपल है, किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया तो 2 सेकेंड और फर्दर 1 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर पहुंचने में इसको टाइम 3 सेकेंड लगा होगा, आया ना? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा 3 सेकेंड है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 6 सेकेंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g, तो 2u sin थीटा बाय g is 6, तो 2 3 जा 6, u sin थीटा 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, बोला है 2 सेकेंड के बाद 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बनाता है, मतलब ये हो गया मेरा u cos थीटा और ये वैल्यू कुछ हो गया vy और ये है 30 डिग्री 2 सेकेंड के बाद, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 30, देखिए ध्यान से, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू vy अपॉन u cos थीटा, आया ना? बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ sir. tan 30 1 by root 3, तो vy is u cos theta upon root 3, vy क्या होगा, uy minus gt is u cos theta upon root 3, uy क्या होगा, u sin theta, तो u sin theta minus g into 2 is u cos theta upon root 3, u sin theta मालूम है 30, so 30 minus 20 that is 10, so 10, समझ आया 10 कहाँ से लिखा, यहाँ से? यस सर। हाँ सर। तो 10 is equal to u cos theta upon root 3, तो यहाँ से मुझे मिल गया u cos theta की वैल्यू 10 root 3 मिल गया, तो मुझे u और थीटा चाहिए, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा, 30 अपॉन 10 रूट 3, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, एक आंसर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मिला के u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 900 प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 300, आया समझ में?
तो u का वैल्यू हो गया 10√12 यानी कि 20√3। आया समझ में? Yes. So 20√3 at an angle 60 degree with horizontal. आगे बढ़े। सर 2 मिनट। हाँ सर हो गया। आंसर मैच किया था, मैंने पूछा नहीं, भूल गया। आंसर चेक कर लिया था आप लोगों ने? रेस करो, बोलो। यस हाँ सर आंसर चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A particle moves in a plane xy with velocity k1 I cap plus k2 xj cap. X and y are unit vector along a k1 and k2 constant at initial moment. Particle was located at point x is equal to y equal to 0. Equation of particle trajectory is, ठीक है, v1 is k1 I cap, एक मिनट दिखाइएगा, v is k1 I cap plus k2 xj cap, k2 xj cap। अच्छा ठीक है, मैं तो कर देता हूँ, बट हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, और टाइम बिंग समझ लो, ऐसे देखते हैं। तो ये इस
K1 को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का x कंपोनेंट और K2 इंटू एक्स को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? यस सर। तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट को जरा ध्यान से देखना, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं तो बाद में भी देखेंगे। ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है कांस्टेंट, तो किसी टाइम t के बाद x की वैल्यू हम लिख सकते हैं k1 into vx into t, that is x is equal to k1 into t, ऐसा लिख सकते हैं, आया ना? Yes, sir. यस सर। अब यही कहानी vy के साथ, तो vy आपका है k2 into x और x तो k1 into t है, दिख रहा है? इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो vy मुझे मिल गया k2 into k1 into t, है ना? अब ये हो गया vy, तो ये अगर vy हो गया तो y क्या होगा? y होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन की जरूरत होगी, इसके लिए मैं कह रहा था, तो थोड़ा सा अगर अभी रहने दो इसको, छोड़ो, मैं थोड़े दिनों के बाद पढ़ा दूंगा तो समझ आ जाएगा। टाइम बेइंग सॉल्यूशन लिख देता हूँ, चलो घबराना मत। इस क्वेश्चन को दोबारा से हम लोग जब पढ़ लेंगे तो देखेंगे। टाइम बेइंग सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, dy को हम लिख सकते हैं, जिसको समझ आ गया ठीक है, जिसको नहीं आया वो भी ठीक है, dy by dt, that is dy by dt is equal to k1 into k2 into t, तो यहाँ से y मुझे मिल जाएगा k1 k2 into t square by 2, और t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ से देखेंगे तो t हो जाएगा मेरा x by k1, तो इस t को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y is equal to k1 k2 by 2 और t की जगह x by k1 का स्क्वायर, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा कुछ ऐसा, y is equal to k2 upon 2k1 into x square, ऐसा कुछ आंसर होगा। बट ये वाला पोर्शन थोड़ा आपको अभी समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है? जिसको समझ आ गया उसके लिए ठीक, जिसको नहीं आया वो रहने दीजिए। ये एक दो लेक्चर के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस तो समझ में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। इरेज कर दो? यस सर। So 2 minutes.
Done. हाँ फिनिश कर दो. Yes. नेक्स्ट 13. Question number 13. A body is projected at an angle phi to the horizontal with kinetic energy K. Neglecting air friction, the potential energy at the topmost point of the path is. एकदम सिंपल है. ये क्यों पूछा है? तो पूछना नहीं चाहिए था. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. बहुत. एक सिंपल वाला मेथड एक मेथड देखो जो तुम्हें सोचना चाहिए था. अगर ये हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, दैट इज m into g. h क्या होता है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g. बोलो. बाय 2g होता है सर. ऐसा होता है. बोलो भाई. Yes, yes, yes. Yes, sir. तो ये हो गया 1/2 m u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अच्छा, इनिशियल एनर्जी E है ऐसा लिखा हुआ है शायद. Yes, sir. मतलब यहाँ पर अगर स्पीड u है और ये एंगल थीटा है तो हमारे E की वैल्यू है हाफ m u स्क्वायर. तो इस हाफ m u स्क्वायर को हम E लिख सकते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा E sin स्क्वायर थीटा. होगा. थीटा की जगह फाई लिखा हुआ है और कुछ नहीं. आया समझ में? Yes, sir. Yes. मेथड 2 इससे भी छोटा एकदम आसान मेथड. ऐसे सोचो सब लोग इधर देखो. इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी u cos थीटा ही होगी. होगी. बोलना हाँ या ना. Yes, sir. Yes, sir. तो स्कूल में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो उससे पॉइंट 1 और 2 पर अगर हम एनर्जी कंजर्व करें तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट 2. एनर्जी एट 1 E होगा. बोलिए. एनर्जी एट 1 E होगा. एनर्जी एट 2 हाफ m into u cos थीटा का स्क्वायर काइनेटिक हो गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया. तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना हो गया? E माइनस हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. और ये हाफ m u स्क्वायर ये भी तो E ही है ना. समझ आ रहा है? तो E into 1 minus cos स्क्वायर थीटा that is E sin स्क्वायर थीटा. इसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं होगी. आया समझ में? बोलिए. ओ भाई साहब जिसने पूछा बोलो. दोनों मेथड समझ आया या कोई दिक्कत है? बोलोगे?
बोलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर समझा। पक्का से? मैंने नहीं पूछा था पर समझा। हाँ हाँ, जिसने भी पूछा समझा कि नहीं ये बता। सर आपका हाथ तो टाइट है। लेक्चर परवा वेदन झोपलाय। इरेज करूं? यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Next question number 15. A particle is projected with a speed v from a point O, making an angle 30 degree with vertical. At the same instant, a particle is thrown vertically upward with a speed v from a point A. The two particles reach H, the highest point on the parabolic path of particle 1 simultaneously. Then V, capital V upon a small v is. ठीक है, देखिए मतलब ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस है ये, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल की कहानी, जिसको कैपिटल V स्पीड से वर्टिकल से कितना एंगल है 30 डिग्री, यहां से थ्रो किया तो ये तो ऐसे जाएगा। अब अगर किसी पार्टिकल को इस पैराबोला के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है और उसके पास वर्टिकल स्पीड ही है, तो डेफिनेटली दूसरे पार्टिकल को यहीं से थ्रो किया जाएगा विद स्पीड स्मॉल v। ये बात समझ आया? और कहीं से अगर थ्रो करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में तो यहाँ थोड़ा ना पहुंचेगा। Am I right? यस सर। मतलब पॉइंट ए यही होगा, पॉइंट ओ यहाँ है। क्लियर? इस v का ये वाला कंपोनेंट v cos कैपिटल V cos 30 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट कैपिटल V sin 30 डिग्री। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों पार्टिकल का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है। जिस समय Yes, sir. मिलता है मतलब दोनों पार्टिकल का y डायरेक्शन में सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट है, आया ना? Yes. और इससे सर दोनों एक बात- का y डायरेक्शन में सेम एक्सीलरेशन भी है, माइनस जी। Yes. मतलब दोनों का y डायरेक्शन में सेम इनिशियल वेलोसिटी भी होनी चाहिए, आया ना? बोलो, सेम टाइम सेम डिस्प्लेसमेंट सेम एक्सीलरेशन मतलब सेम इनिशियल वेलोसिटी। यस। तो अलोंग y एक ही वेलोसिटी है स्मॉल v और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है कैपिटल V cos 30, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो स्मॉल v is equal to capital V cos 30. So capital V into root 3 by 2 is a small v. आपसे क्या पूछा है? कैपिटल V अपॉन स्मॉल v। तो कैपिटल V अपॉन स्मॉल v की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3। आया समझ में? हाँ सर। ओके से? सर ब्रीफ में एक और बार। क्या?
एक और बार मतलब फिर से। क्वेश्चन पढ़ लिया है? पहले तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दोनों सेम टाइम में सेम हाइट पर पहुंचता है। यस। आया ना? हाँ। दोनों सेम टाइम में सेम हाइट पर पहुंचेगा, इसका मतलब है कि दोनों का y में डिस्प्लेसमेंट सेम है। सेम सेम यस। फोर्स दोनों का y में एक्सेलरेशन माइनस g सेम है। दोनों को टाइम सेम लगता है, मतलब दोनों yes. की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y जरूर सेम रही होगी। आया ना? सेम है। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में S सेम है, A सेम है, T सेम है, तो U भी सेम होगा ना? यस सर। चलिए अब मॉड्यूल के डाउट। मॉड्यूल का होमवर्क पूरा किया? एक्सरसाइज 1 दिया था मैंने शायद। यस सर यस सर। तो पूरा ये तो जो नहीं 7 असाइनमेंट्स हैं टोटल, ये अगर सही से किए होंगे तो मॉड्यूल में ज्यादा डाउट नहीं आने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी किए होंगे। सर एक्चुअली हाँ मुझे सर, ये असाइनमेंट क्वेश्चन 5 है। और 6 में भी डाउट है। आपने कहा था आप नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। नहीं किया है पहले क्या? नहीं सर, क्योंकि असाइनमेंट 5 का आंसर की गलत था, तो आपने कहा कि बाद में डिस्कस कर। तो भेजा था आंसर की मैंने? हाँ सर। दोबारा करेक्टेड शायद भेजा था ना? हाँ सर। अच्छा, तो असाइनमेंट 5 बचा है या 5, 6 दोनों बचा है? दोनों सर, दोनों पक्का से? यस सर। ठीक है, चलो असाइनमेंट 6 पूछ लो, फिर बचा है तो बताएंगे। असाइनमेंट 6 पहले पूछो। 5 में आंसर की मिलने के बाद शायद एक आध डाउट या वो भी ना हो, मुझे मालूम है, पर ठीक है देखेंगे। असाइनमेंट 6 में से पूछ लो जो भी पूछना है। सर 13, 14, 15। तो क्वेश्चन 4 और 9। एक मिनट बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने सुना। एक सर 4 और 9। अच्छा, 4 और 9। और कौन कुछ बोल रहा था? सर 13, 14। 13, 14 और 15 15। 15 और सर 12th। और हो गया ना? चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है? अ मैन वांट टू हिट अ टारगेट, he should point his rifle to higher than। आई बात समझ में? अभी देखा था ना क्वेश्चन, ऊपर को टारगेट करोगे तभी नीचे आके हिट करेगा ना। यस सर। जिसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर। समझ गए पक्के से? हाँ सर। वेरी गुड। तो फोर्थ में टिक कर दिया। 9 कहाँ गया? 9। A cannon on a level plane is aimed at an angle alpha above horizontal, and a shell is fired with a muzzle velocity v towards a vertical cliff at a distance r away. The height from the bottom at which shell strike the side wall of the cliff is। अच्छा,
तो ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब एक सेल को ऐसे फायर किया, तो ये क्लिफ का साइड वॉल है, ये यहां से गया और इसको यहां हिट कर दिया, इसका ये डिस्टेंस r दिया हुआ है ना? बोलो। यस Yes, sir. तो आपको ये हाइट पूछा है, तो ये हाइट मान लो h है, इस h की वैल्यू निकालनी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r, h हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर लगाओगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन रेंज, यही है, बोलिए बोलिए। Yes, sir. तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, U square sin 2 theta upon G. तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर तुम्हें रेंज इक्वेशन डायरेक्टली मालूम नहीं याद है, तो ये u cos थीटा होगा, ये u sin थीटा होगा। तो इक्वेशन डायरेक्टली नहीं याद है तो हम ये भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ऐसा, और u cos थीटा इनटू t इज r, u cos थीटा इनटू t इज r। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी r अपॉन u cos थीटा, ये r रेंज नहीं है, ये जस्ट डिस्टेंस है। अब इस t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया u sin थीटा इनटू r अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर, that is r square upon u square cos square theta, समझ रहे हो? तो r tan थीटा माइनस g r square by 2 u square 1 by cos square is sec square थीटा, ऐसा कुछ है आंसर? ऐसा कुछ है आंसर, देखिए। Yes, sir. Sir, वो cos में ही है. तो 9 लिख दीजिए। अच्छा, डिनोमिनेटर cos में ही है तो cos में होगा, वो कोई बात नहीं, देखिए। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर 12 13 14 15। नहीं बेटा, 14 फिर क्यों पूछा मैं बताऊंगा, सॉरी 12 क्यों पूछा, 12 खुद कर बताऊंगा ही नहीं। हाँ सर, आ गया। 12 तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ हाँ सर। सर हो गया एक बार। डिस्कस करो इसको। ट्वेल्थ में आइए, क्या था, अपार्टली दैट हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट सेम है, तो ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, रेंज और हाइट सेम है। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर g गया, sin 2 थीटा is 2 sin थीटा into cos थीटा is equal to sin स्क्वायर थीटा upon 2,
एक ये sin थीटा गया, तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा पूछा है ना, tan इनवर्स 4 है आंसर, बोलिए ऐसा कुछ है आंसर बेटा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कर लीजिए। ट्वेल्थ करूं? Yes, sir. नेक्स्ट 13। नेक्स्ट 13। A ball is thrown at an angle 45 degrees with horizontal with kinetic energy E. The kinetic energy at the highest point अभी तुरंत क्या था बेटा? यस सर, आ गया सर। कुछ आया था ना? हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? E is half mu square, है ना? हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर, तो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा दैट इज e cos स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। और थीटा दिया हुआ है शायद 45 डिग्री आपका, है ना? तो ये हो गया e cos square 45 degree, that is e into 1 by root 2 का square, that is e by 2 आंसर। आया समझ में? नेक्स्ट 14th। 14th खुद करो, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 14th खुद से करो, 15th में बताऊंगा। खुद से करके जल्दी बताओ। 14th कुछ नहीं है इसमें। हो गया सर। सर 14th वाला क्वेश्चन समझा ही नहीं, एनर्जी जा किधर रहा है? किसमें? 14th में
यस सर। अच्छा सॉरी बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी होगा। टॉप पर 30 जूल जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके सर। है ना, वो थोड़ा लैंग्वेज में मिस्टेक है। अ बॉल इज थ्रोन विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल and at highest point kinetic energy becomes 30 joule. ठीक है, समझे मेरी बात? एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एनर्जी लिखा हुआ है उसको काइनेटिक एनर्जी समझिए केवल। यस सर, गॉट इट। ठीक है सर 15 भी आ गया। हाँ, फिर तो आसान है। Question number 15. The horizontal and vertical distance covered by a particle in time t is given by x is equal to 60 और y ऐसा कुछ। देखिए Question number 15. x दिया हुआ है 6 into t और y दिया हुआ है 8t minus 5t square। 8t minus 5t square। अब इसको कंपेयर करते हैं। x होगा क्या, u cos theta into t होगा। मतलब ये जो 6 है ये u cos theta है ना? यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया u cos theta is equal to 6, इक्वेशन 1। दूसरा, ये जो होता है इसको लिख सकते हैं u sin theta into t minus half g t square होगा। हाँ सर। तो देखिए हाफ g, ये तो 5 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये u sin थीटा की जगह 8 है, तो मुझे मिल गया u sin थीटा इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन। आपसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए। तो u स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, that is 36 plus 64, that is 100. So u is equal to 10 meter per second. आया समझ में? यस सर। असाइनमेंट 5 भी पूछ लो। अगर कोई डाउट बचा है तो ये खत्म ही हो जाएगा। सर सिर्फ क्वेश्चन 13, 15 है 14, डाउट। सॉरी बेटा, सर सिर्फ क्वेश्चन 15। सर लास्ट 3। असाइनमेंट 5 में कह रहे हो ना? हाँ सर। सर। ठीक, बस। असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 15 सर 13, 14, 15। तो 4 5। इसको इरेज करो पहले वाला। असाइनमेंट 5 मैंने सुना 13, 14, 15 तीनों। So 4 5 also. 4 5 also। 4 5 13 14 15 इतना कुछ मेरे से पूछेगा तो लो। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। चलो फटाफट निपटा ही देता हूँ।
Question number 4. From top of a tower, a stone is thrown up and reaches the ground in time t1. The second stone is thrown down from the same speed, reaches the time in t. अरे क्यों पूछा ये तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में केस 1, केस 2, केस 3 लिखाया था, उसी का टाइम t1, t2, t3 है और तो कुछ है नहीं। समझा कि नहीं? Yes, एक बार sir. मोशन अंडर ग्रेविटी में केस 1, केस 2, केस 3 देखिए, तो उसमें जो t1, t2, t3 था उसी में तो रिलेशन पूछा है आपसे कि नहीं? लो मैं सॉल्विंग कर देता हूँ, इतनी देर में कर देता हूँ। टॉप ऑफ द टावर स्टोन इज थ्रोन अप, तो पहले वाले केस में माइनस एच इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर t1 टाइम लगा तो ये सबको मैं t1 लिख दिया। दूसरे में माइनस एच इज इक्वल टू यू t2, नीचे थ्रो किया तो माइनस यू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर आया ना, तो h इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। थर्ड केस में ड्रॉप किया केवल, ऐसा ही है। तो थर्ड केस में माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी t3 स्क्वायर, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई हाफ जी t3 स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए? t1, t2 और t3 में रिलेशन चाहिए, आया ना? बोलिए सब लोग, देखिए t1, t2 और t3 में रिलेशन चाहिए, आया ना? Yes, sir. तो इक्वेशन 1 और 2 को, अच्छा 3 में h है, तो देखो हम मुझे h नहीं चाहिए, मुझे t1, t2, t3 का रिलेशन चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन खुद से सोचो, ऐसे कॉमन सेंस है। फर्स्ट और यू भी नहीं चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसके साथ हम क्या करें कि मेरा h और u दोनों एलिमिनेट हो जाए। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो u का टर्म चला जाएगा और h बचेगा। उस h को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो t1, t2, t3 में रिलेशन मिल गया। मैं फिर से करता हूँ, क्या करना है अपने को? इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई करना है माइनस इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया क्या करना है? Yes. तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ht1 प्लस ht2, ऐसा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। बोलो बेटा, राइट हैंड साइड में u वाला Yes, sir. कैंसिल होगा, हाफ जी t2 स्क्वायर इंटू t1 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ जी t1 स्क्वायर इंटू t2 ऐसा होगा। तो यहाँ पर मुझे हाफ जी t1 t2 कॉमन ले लिया तो हो गया t1 प्लस t2, इधर h कॉमन ले लिया तो हो गया t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2, ऐसा मिल गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को ध्यान से देखो, 3 और 4 को ध्यान से देखो, 3 और 4 को ध्यान से देखोगे तो t3 स्क्वायर शुड बी t1 t2। Yes, sir. समझ आ रहा है? From 3 and 4
root T1 T2. T square is T1 T2, ऐसा कुछ आंसर होगा। क्लियर है? समझ के कॉपी कर लीजिए जरा। Yes sir, हो गया. Done. बोलिए, इरेज करूं? Yes, yes. Yes sir. Question number 5. A particle is projected vertically upward and it reaches the maximum height in time t second. The height of the particle at any time t is. तो मैक्सिमम हाइट तक t टाइम पर पहुंचता है, मतलब t की वैल्यू u by g के बराबर होगी, है ना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो u by g होता है, तो t की वैल्यू u by g के बराबर होगी। Yes. हाँ हाँ. तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हाइट कितना होगा ये पूछा है, तो ये h होगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हम u का वैल्यू बोल सकते हैं g इंटू क्या
को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो g इंटू कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। तो g इंटू टी कॉमन, t माइनस कैपिटल T बाई 2, ऐसा कुछ होगा। है ना। अच्छा h के टर्म में लाना है, ठीक है रुक जाइए, यहाँ तक ठीक है। और जो मैक्सिमम हाइट होगा उसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट को लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर बाई 2g, ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे इस एक्सप्रेशन को जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, एक्चुअल में ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम फर्जी है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उस चारों ऑप्शन में हमें इसको अरेंज करना है और कुछ नहीं, कि कौन सा इसमें बेस्ट फिट होगा। तो देखो मेरे ऑप्शन में u नहीं है, तो पहली बात तो u मुझे हटाना है ना। अच्छा, और अगर थोड़ा सा डायमेंशनली देखोगे तो ऑप्शन डी जो दिख रहा है, ध्यान से देखिए, सुनिए, ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, आया ना, बोलिए। यस ऑप्शन डी डायमेंशनली इनकरेक्ट है। यस। अब ऑप्शन ए, बी और सी में देखेंगे तो तीनों में स्मॉल t माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर है। यस सर। यस। है ना। तो स्मॉल t माइनस कैपिटल T का अगर होल स्क्वायर है तो उसको उसी फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर लो, और क्या। तो मुझे तो लगता है ए और सी तो नहीं होगा, बी शायद आंसर है क्या। यस सर। चलो ऐसा कर देते हैं, ये आंसर है, वो मुझे दिख रहा है, बस इसको ऑप्शन में वैल्यू चेक करना, पुट करके चेक करना और कुछ नहीं। चलो एक काम करते हैं ऐसा, इसमें जैसा मैंने पहले u का वैल्यू पुट किया था, तो देखो u का वैल्यू अगर पुट कर दिया था तो ये मुझे मिला था g इंटू कैपिटल T इंटू स्मॉल t माइनस g t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर g इंटू स्मॉल t तो कैपिटल T माइनस स्मॉल t बाई 2, ऐसा कुछ हुआ है ना। अब ये वाला एक्सप्रेशन मुझे देखना है कि किस में आता है, सारे ऑप्शन मैं चेक करके देख लेता हूँ कि किस में आता है। तो एक बार अगर स्मॉल t माइनस कैपिटल T स्क्वायर इंटू जी से देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। समझे कुछ मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो चारों ऑप्शन है वो इसको मैच करना चाहिए, हाँ या ना। हाँ। तो t माइनस t का होल स्क्वायर अगर देखोगे, स्मॉल t माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर जो सब में है उसको अगर हम पुट करेंगे तो मुझे तो यहीं से दिख रहा है a और c तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैं ही कर देता हूँ, एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर बी जो मुझे ऐसे ही दिख रहा है वो क्या है, h माइनस हाफ g स्मॉल t माइनस कैपिटल T का होल स्क्वायर, ऐसा है। एक चीज को इसका एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, इतना करते ही नहीं, चलो इतना करते ही नहीं, एक छोटा सा शॉर्टकट देखो, पूरा ही बता सकते हैं। चलो ऐसे सोचो, लुकिंग एट द ऑप्शन में ऐसे सोचो, यहाँ से थ्रो किया, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे वापस आएगा, किसी टाइम t पर यहाँ है, सुनना ध्यान से सब, एक टाइम t पर यहाँ है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है। किसी हाइट पर अगर टाइम t पर होगा, ध्यान से समझो सब, किसी टाइम t पर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक में टाइम कितना लगा,
स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी लगा। Yes. तो केवल इतनी की हाइट अगर मैं पूछूं तो हाफ जी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का होल स्क्वायर होगा। Yes. आया ना? हाँ सर। बोलो। Yes, sir. Yes. तो अगर मैं ग्राउंड से इसकी हाइट पूछूं तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगा। हाँ। तो अगर मैं हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच दैट इज कैपिटल एच माइनस हाफ जी टी माइनस टी का स्क्वायर। ये समझ आया? यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर है, यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T पर है और यहाँ पर t इक्वल टू T पर है। तो इतने मोशन में कितना टाइम लगा? इतना ही टाइम लगा ना। तो इतने टाइम में ये कितना नीचे आएगा? इतना ही नीचे आएगा। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट माइनस एच। हाँ सर समझा। आया समझ में? हाँ। Yes. So question number 5 is done. कॉपी कर लीजिए जल्दी। चलिए 13, 14, 15 ये 3 बच गया। इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आप लोग का जो होमवर्क है उसमें बुकलेट से वो पूरा कीजिए। एक्सरसाइज 1 में 40 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। कुछ और क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज 2, 3 का मैं अभी ऐड कर दूंगा होमवर्क में। ठीक है? तो उसमें से भी कुछ कुछ बन रहे नहीं थे। बोलो। उसमें से भी कुछ कुछ बन रहे नहीं थे। हाँ तो सॉल्व करेंगे ना अगली क्लास में, नहीं बन रहे थे तो। ठीक है, तो अगली क्लास तक आप एक बार सारे होमवर्क कंप्लीट करके रहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सर हमारी जो अभी रिसेंट टेस्ट हुई ना उसके आंसर और क्वेश्चन नहीं आए पीडीएफ में। मिल जाएंगे। Yes. सेम टेस्ट अभी रिपीट हो रहे हैं कहीं अदर बैचेस में, वो हो जाएगा फिर मिल जाएंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes sir. Thank you, 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 sir. Bye sir. चलिए बाय।